ठान लिया था कि उसे तो गांव में जाकर ही रहना है। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। मम्मी, क्या हमें गांव जाना सच में जरूरी है? वहां जाने के बाद मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का इतना मन है तो चलते हैं। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो वैसे भी हमें यहाँ वापस ही आना है। बस फिर सभी की गांव जाने के लिए पैकिंग शुरू हो जाती है। 2 दिन बाद सभी ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। गांव में अपने पुराने घर पहुंचने के बाद जब वो ताला खोलकर अपने घर के अंदर जाते हैं, ओहो, ये घर तो न जाने कितने समय से बंद है। इसमें तो बहुत ज्यादा गंदगी और धूल है। हाँ बेटा, सही कहा तूने। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे साफ कर लेंगे। क्या अब हमें इस पूरे घर को साफ भी करना होगा? नहीं, सिर्फ बैठकर देख लो, उसी से घर साफ हो जाएगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसी टेक्नोलॉजी तो शहर में भी नहीं आई है अब तक। अरे बेवकूफ लड़की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ पापा। इससे बहस करने से अच्छा है मैं अपना काम शुरू कर दूं। उसके बाद सभी मिलकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं और फिर शाम को, भाग्यवान, तुम आज बच्चों को गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी बनाकर खिलाओ, जैसे तुम अक्सर मुझे खिलाया करती थी। जी ठीक है, मैं आज सबके लिए सरसों का साग और बाजरे की रोटी बनाऊंगी, साथ ही बथुए का रायता भी। वहीं दूसरी तरफ, अजी, हमें यहाँ पर गांव में कितने दिन और रहना होगा? मैं तो एक ही दिन में परेशान हो गई। यहाँ आते ही हमें इतना काम करना पड़ा। पता नहीं पापा को भी कैसा अलग ही शौक चढ़ा है, यहाँ पर हमें लेकर क्यों आए हैं। हाँ वही तो, वैसे भी हमारा सारा काम धाम शहर में ही है। हम तो यहाँ कुछ दिन ही रहेंगे, उसके बाद वापस अपने शहर वाले घर में ही चले जाएंगे। हाँ तुमने सही कहा, कुछ दिन रुक जाते हैं, नहीं तो फिर वही कलेश शुरू हो जाएगा। हाँ, वहीं दूसरी तरफ सुनीता सबके लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म बाजरे की रोटी सेकती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। ये कैसी रोटियां है मम्मी जी? अरे बेटा, ये बाजरे की रोटी है, क्या तुमने कभी नहीं खाई? नहीं मम्मी जी, मुझे तो देखने में ही काफी अजीब लग रही है। अरे बेटा, इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है, जरा एक बार खाकर तो देखो। नहीं मम्मी जी। अरे रिया, तुम एक बार खाकर तो देखो, मम्मी बाजरे की रोटी बहुत टेस्टी बनाती हैं। ये तो मैं बचपन में खाता था, ना जाने अब कितने समय के बाद मुझे खाने को मिल रहा है। हाँ बेटा, बैठ जा, खा ले। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। जब रिया भी बाजरे की रोटी खाती है, वैसे ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने कहा था ना। और मम्मी, क्या गुड़ भी है? इसके साथ तो इसका स्वाद डबल हो जाएगा। नहीं बेटा, अभी बहुत सा सामान लाना है, मैं सारा सामान ले आऊंगी। ठीक है मम्मी, मुझे गुड़ भी जरूर देना, उसके बिना तो बाजरे की रोटी खाने का मजा ही नहीं है। हाँ भैया, सच कहा, हम कैसे बचपन में कितने खुश होकर खाते थे, पुरानी यादें ताजा हो गई। खाना खाने के बाद शाम को, उफ, यहाँ तो कितनी गर्मी है, ना यहाँ कोई एसी है और ना ही कोई कूलर। हाँ रिया, ये घर काफी समय से बंद था ना, इसलिए। अब हमें और यहाँ कितने दिन रहना होगा? देखते हैं। फिर जब रात को रिया सो रही थी तो गर्मी की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ओहो, मैं भी यहाँ कहाँ आकर फंस गई। नींद ना आने की वजह से रिया बार बार करवटें बदल रही थी। तब, क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एक काम करो, चलो मेरे साथ। रोहन चद्दर और तकिया लेकर रिया के साथ बाहर आंगन में आता है तो देखता है कि वहां पर तो पहले से ही सुनीता, रमेश और सीमा सब चारपाई पर सो रहे थे। सब बाहर सो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम छत पर चलते हैं। उसके बाद रोहन और रिया छत पर चले जाते हैं और वहां पर चद्दर बिछाकर लेट जाते हैं। अब ठीक है ना? हाँ, अब जाकर मुझे थोड़ा चैन मिला। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये एकदम न्यू एक्सपीरियंस है। हम पहले हमेशा इस तरह छत पर या बाहर आंगन में ही सोते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। परिवार के सभी लोग मिलकर अंताक्षरी खेलते थे। अब तो सब टीवी और फोन में इतने व्यस्त रहते हैं कि एक दूसरे के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता। एक दूसरे को देखकर तो सब चिढ़ते हैं, लेकिन पहले सब कितनी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और सब इस तरह मिलजुल कर खुले आसमान के नीचे सोते थे। फिर कुछ दिन बाद, मैं पवन के खेत की तरफ जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे, यहाँ बोर होने से अच्छा है कि मैं भी साथ ही चलती हूँ। मैं भी चलूंगी। तो ठीक है, फिर हम भी चलते हैं।
उसके बाद सभी खेत में जाते हैं। रिया खेत देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी खेत नहीं देखे थे। वहाँ की लहराती फसल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उनकी वीडियोस बनाने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी खेत से गन्ने लेकर उन्हें खाने लग जाते हैं। हम ऐसे किसी के भी खेत से कोई सामान कैसे ले सकते हैं? अगर कोई हमें डांटेगा तो? अरे बेटा चिंता मत करो, ये हमारे पड़ोसी का खेत है और ऐसे कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। गांव में सब एक दूसरे को फ्री में चीजें दे देते हैं। ओह अच्छा। फिर सभी वहाँ खेत में बैठकर गन्ने खाते हैं और कुछ ताज़ी सब्जियां लेकर घर वापस आ जाते हैं। रमेश और सुनीता को सब्जियां उगाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने घर के बगल की जमीन लेकर उसमें पुराने जमाने की बहुत बड़ी ओपन रसोई बनाई और साथ ही वहाँ पर उसी के आंगन में बहुत सी सब्जियां उगाने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में रसोई होना। अब सुनीता का सपना था कि वो वही ताज़ी सब्जियां उगाए और उसी रसोई में खाना पकाए। लेकिन फिर एक दिन उनके घर, अरे पवन आओ। अरे रमेश, यहाँ तुम्हारा मन लग रहा है ना? हाँ भाई, मेरी तो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। चलो अच्छा है भाई साहब, तो आप कुछ महीने और रुक जाइए। वैसे भी आप कितने सालों बाद यहाँ आए हैं। हाँ, वैसे हमारा वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा। ये बात सुनकर रिया को गुस्सा आ जाता है। फिर सुनीता पवन और उसकी पत्नी के लिए रिया को चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। रिया सबको चाय नाश्ता खिलाती है और उनके जाने के बाद रिया रोहन से कहती है, देखो हम यहाँ महीने से ज्यादा रुक गए हैं। वैसे भी सिर्फ कुछ ही दिनों की बात हुई थी। मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है। आज मम्मी पापा कह रहे थे कि उनका वापस जाने का मन ही नहीं है। अरे तो उनकी वजह से हम अपनी लाइफ को थोड़ी छोड़ सकते हैं। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो रहे। नहीं रिया, हमें उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हम उन्हें अपने साथ वापस लेकर चलेंगे। रिया की जिद पर सभी अगले दिन वापस शहर लौट जाते हैं। लेकिन शहर जाने के बाद सुनीता और रमेश बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है। लेकिन सुनीता, हमें बच्चों की खुशी के लिए यहीं रुकना होगा। जहाँ बच्चों की खुशी है हमें वहीं एडजस्ट कर लेना चाहिए। आपने सही कहा, हमारा क्या है, जहाँ हमारे बच्चे हैं वहीं हमें मन लगाना पड़ता है। बच्चों से बढ़कर आखिर कुछ थोड़ी हो सकता है। सुनीता और रमेश की ये बातें रिया सुन लेती है और उसके बाद उनके पास जाती है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ करना। मुझे लगा था कि आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और इसलिए हमें गांव लेकर गए। लेकिन आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं और हमने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे नहीं बेटा। नहीं पापा जी, सच तो ये है कि हमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और आपको वहाँ से ले आए। लेकिन सच कहूँ तो मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा। पूरे दिन बस यहाँ बंद घर में रहकर मेरा तो दम घुटने लगा है। वहाँ पर सभी के साथ घुल मिल कर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ बेटा, गांव की जिंदगी ही ऐसी है, कोई एक बार चला जाए तो आसानी से उसे भुला नहीं सकता। तो क्या हम वापस वहीं पर रह सकते हैं? क्योंकि रात को छत पर सोना मैं बहुत मिस करती हूँ और आपने इतने प्यार से घर के बगल में एक ड्रीम रसोई बनवाई है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है और वहीं हम सब्जियां उगा भी सकते हैं और वहीं हम खाना भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मुझे भी वो सब ट्राई करना है। लेकिन बेटा, हम गांव चले गए तो तुम शहर की जिंदगी को मिस करोगी। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ घर में कैद होकर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मुझे उस खेत वाली रसोई में काम करना है। चलिए अब आप लोग प्लीज वहाँ चलिए। यहाँ से ज्यादा मुझे वहाँ की बहुत याद आने लगी है। तो ठीक है बेटा, हम अगले हफ्ते ही वहाँ चलेंगे। तो कुछ इस तरह रमेश और उसका परिवार वापस गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि गांव के आसपास मुझे कोई कंपनी मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी यहाँ ज्यादा मजा आने लगा है। यहाँ की बात ही अलग है बेटा। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह सभी गांव में खुशी खुशी रहते हैं और रिया भी अब रमेश और सुनीता को खुश देखकर काफी खुश रहने लगी थी और उसने अब अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वो अपनी ड्रीम रसोई सभी को दिखाती थी कि किस तरह वो एक छोटे से खेत में अपनी सास के साथ सब्जियां उगाती है और वहीं इतनी सुंदर रसोई में दोनों सास बहू अलग अलग पकवान पकाती है।
इसके बाद उसका ये ड्रीम किचन व्लॉग का चैनल काफ़ी फेमस हो जाता है और इससे उसे काफ़ी अर्निंग भी होने लगती है। तो कुछ इस तरह सभी अब खुशी खुशी गांव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विभूतिलाल नम आंखों से अपनी बड़ी बेटी प्रिया को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे रही थी और उसकी दोनों छोटी जुड़वा बेटियां प्रीति और रितिका उसके पास ही खड़ी थीं। चली गई वो अपने घर, कब तक यहाँ खड़े रहोगे? चलो, सभी मेहमानों को भी विदा करना है। एक बाप का दिल ही जानता है। 22 साल तक बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और आज उसे उसके घर भेज दिया। बस हे भगवान, मेरी बेटी का नसीब अच्छा ही रखना। हाँ, ऐसा ही होगा। चलो, सब मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। और फिर सब लोग मेहमानों को खुशी खुशी विदा करते हैं। विभूतिलाल की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी प्रिया, उसने एक अच्छे से घर का रिश्ता देखा था, लेकिन दहेज की समस्या आ खड़ी हुई। तब उसने जमींदार से जाकर कर्ज ले लिया। ये ले विभूतिलाल, ये 2 लाख रख और मैंने तेरी 5 बीघा जमीन रख ली है, ठीक है? नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत करो। 3 बीघा जमीन रख लो ना। 7 बीघा जमीन में 5 आप रखोगे तो 2 बीघा में मैं क्या करूंगा? आगे मेरी 2 बेटियां और भी हैं। भाई देखो, ला सारे पैसे वापस कर दे और सुन, अपनी जमीन रख, जो करना है जमीन पर कर। किसी को भी देनी है तो दे दे, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी बात काटे। और फिर विभूतिलाल ने 5 बीघा जमीन रखकर 2 लाख रुपए लेकर अपनी बेटी की शादी कर दी। अगले दिन सुबह, देखो, ये साड़ी है, दामाद के कपड़े हैं और ये कुछ खाने पीने का सामान और ये उपहार हैं। बेटी पग फेरे के लिए आएगी तो उसे ये सब दे दूंगी। ये औरतों के काम है। तुमने सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। भाई, खाने पीने का इंतजाम अच्छा रखना, बड़े लोग हैं और फिर बेटी का ससुराल भी तो है। माँ, शादी के बाद भी इतना सारा सामान जाता है? और नहीं तो क्या, ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। सब त्योहार पर भी तो देना पड़ता है। बेटी के ससुराल वाले नाराज ना हो जाएं, इसके लिए माँ बाप अपनी चमड़ी तक बेच देते हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटियों के सामने तुम भी? माँ, फिर तो मेरी शादी बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम लेन देन को लेकर इतना परेशान हो जाओ। चुप कर, ऐसा थोड़े होता है। अरे बेटियां हैं तो पराए घर तो जाना ही पड़ेगा। बड़ी बेटी प्रिया अपने पति के साथ पग फेरे की रस्म के लिए आती है। विभूतिलाल और उसकी पत्नी अच्छी आवभगत करते हैं और जाते समय उन्हें तोहफे भी देते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं कि तभी प्रिया के ससुराल वाले एक दिन घर आते हैं और उनके साथ एक फैमिली और आती है जो प्रीति और रितिका को देखने आई हुई थी। इन लोगों ने बोला तो मना नहीं कर पाई, लेकिन हम अभी अपनी दोनों बेटियों की शादी करने की स्थिति में नहीं हैं। क्या जवाब दें लोगों को? अरे, जो भगवान की मर्जी, अब देखने आए हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर वो लोग प्रीति और रितिका को पसंद कर लेते हैं। देखो भाई, भगवान ने तो मुझे जुड़वा बेटे दिए थे और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि कहीं जुड़वा बेटियां होंगी तो दोनों बहनों को ब्याह कर ले आएंगे। अरे वो तो अच्छा है, मुंगेरी लाल ने आप लोगों के बारे में बता दिया। भाई साहब, हमें तो आपकी दोनों बेटियां अच्छी लगीं। अब आप अपना निर्णय बता दीजिए। अरे भाई, अगर रिश्ता मंजूर हो तो शादी हम जल्दी करना चाहते हैं। हाँ जी, हमें भी आप लोग बहुत अच्छे लगे और आपके दोनों लड़के भी अच्छे हैं। फिर मुंगेरी लाल जो आपको जानते हैं तो किसी तरह का शक शुबाहु तो होना ही नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिर लेन देन की बातें, शादी की बातें और तारीख के साथ सारा मामला तय हो जाता है। लेकिन उन लोगों के चले जाने के बाद विभूतिलाल की पत्नी परेशान हो जाती है। पहली बेटी का शादी का कर्ज अभी तक नहीं उतरा है। 5 बीघा जमीन जमींदार के पास रखी है। अब क्या है हमारे पास? कहाँ से लाएंगे इन दोनों बेटियों के लिए?
देखो जानकी, मैं बस एक ही बात जानता हूँ, मेरी बेटियां हैं और बचपन से लेकर आज तक इन्हें सिर्फ ताने ही ताने मिले। मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे घर में चली जाएं ताकि हम दोनों भी गंगा नहा लें। अरे भाई, जमीन जाती है तो जाए, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मेरी बेटियां अगर खुश है ना, तो एक बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगले दिन ही विभूतिलाल फिर जमींदार के पास जाता है। अरे भाई, 5 बीघा जमीन तो मैं तेरी पहले ही ले चुका हूँ, उस पर मैंने तेरे को 2 लाख रुपए दे दिए। अब 2 बीघा जमीन पर तू मेरे से 4 लाख कैसे मांग सकता है? जमींदार साहब, आप तो जानते ही हैं, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं पाई पाई चुकता कर दूंगा, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। बेटियां अपने घर की हो जाएंगी तो मेरे सर कोई बोझ नहीं होगा। इतनी बेटियां करने से पहले तुम्हें सोचने चाहिए था ना विभूतिलाल। एक तो गरीब और ऊपर से 3 बेटियां। चल भाई, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। अगर मंजूर हो तो यहाँ पर अंगूठा लगा दो। विभूतिलाल के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अंगूठा लगाया और 4 लाख रुपए ले लिए। शादी की तैयारी होने लगी और फिर दोनों बेटियों की शादी भी विभूतिलाल ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की तरह कर दी। तीनों बेटियां अमीर घर में चली गईं। विभूतिलाल ने अपने मन को तसल्ली दी और वो जमींदार का पैसा चुकाने के लिए मेहनत करने लगा। सुनो, हाँ? दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, देखो तो कितने कमजोर हो गए हो, अपना ख्याल भी नहीं रखते। अगर अपने बारे में इतना सोचने लगा ना तो कैसे चलेगा। और जब भी विभूतिलाल की बेटियां घर आती तो दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों का बड़ा ध्यान रखते और उन्हें जरा सा भी पता नहीं लगने देते कि अब वो खेती बाड़ी नहीं मजदूरी कर रहे हैं। तीनों बहनें अपने अपने ससुराल में बहुत ही खुश थीं। विभूतिलाल पूरे महीने मेहनत करता और जो भी पैसा बनता उसमें घर खर्च बचाकर सारा पैसा जमींदार को वो दे देता। अरे भाई विभूतिलाल, इतने थोड़े थोड़े पैसे चुकाएगा तो कैसे चुका पाएगा भाई? 6 लाख रुपए लिए हैं और उनका ब्याज अलग से। चिंता न करो जमींदार साहब, आखिरी सांस तक भी मैं आपका पैसा चुका कर ही जाऊंगा। आखिरी सांस किसने देखी है विभूतिलाल? भाई, मेरा पैसा 1 साल में मुझे मिल जाना चाहिए, वो भी ब्याज समेत। ये सुनने के बाद जब विभूतिलाल घर आया तो बड़ा ही दुखी था। क्या हुआ? तुम तो जमींदार का पैसा देने गए थे, उसने कुछ कह दिया क्या? उसे 1 साल में अपना सारा पैसा चाहिए जानकी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जितनी मेहनत मैं कर सकता था उतनी मेहनत तो मैं कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा, लेकिन कमाई कहाँ से करूं? सुनो, बुरा मत मानना, लेकिन पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं ना। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करूं? वैसे भी तो पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे? मैं तो उसे काम करवा सकता हूँ। है सुनो तो सही, 1 साल की तो बात है, दोनों मेहनत करेंगे, जमींदार का सारा पैसा चुका देंगे, फिर अपनी जमीन हो जाएगी और फिर से पहले की तरह हम लोग खेती बाड़ी करने लगेंगे। अब ज्यादा मत सोचो, अकेले से हम 2 भले। और विभूतिलाल अपनी पत्नी की बात मान लेता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी मजदूरी करने लगते हैं और जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो जमींदार को दे देते। बेटियां घर आती तो उस दिन वो लोग छुट्टी करते और उनकी खूब आओ भगत करते। देखते ही देखते आधा साल बीत जाता है। एक दिन, अरे भाई विभूतिलाल, भाई तेरे लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। साल भर का काम शुरू होने वाला है एक जगह पर, और वो लोग अपना बड़ा मकान बना रहे हैं। दोनों अगर तुम वहाँ काम करोगे तो जल्दी ही पैसा कमा लोगे। भाई भले लोग हैं, दोपहर का खाना भी देंगे मजदूरों को, ठीक है? ये तो बड़ी अच्छी बात है ठेकेदार साहब, हमें बता दो ना कहाँ जाना है। फिर ठेकेदार उन्हें बताता है कि दूसरे गांव में एक बड़ा मकान तैयार हो रहा है, तुम लोग कल सुबह वहीं चले जाना। और पति पत्नी दोनों शाम को बातें करते हैं। लगता है सचमुच में भले लोग हैं। दोपहर का खाना मजदूरों को कौन देता है भला? चलो, एक टेंशन तो खत्म हुई। हाँ, थोड़े और पैसे बच जाएंगे। सही कहा तुमने। और फिर होली भी तो आ रही। हाँ, दोनों बेटियों को होली भी तो देनी है। अरे हाँ। चलो अब जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी जाना है ना। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह एक ट्रक के अंदर बहुत सारे मजदूर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मकान बनाना था। सबको अपना अपना काम समझ में आ गया है ना, तो बस लग जाओ अपने काम पर। और हाँ, दोपहर को सब यहीं पर इकट्ठे मिलना, उनकी तरफ से यहीं पर ही खाना खिलाया जाएगा, ठीक है?
दोपहर तक सभी मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। विभूतिलाल और उसकी पत्नी भी दोपहर को जब खाना खाने का समय हुआ तो दोनों पति पत्नी भी हाथ मुंह धोकर लाइन में लग गए। तभी एक गाड़ी में से प्रिया और उसके ससुराल वाले उतरते हैं। ये देखकर विभूतिलाल और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरते ही प्रिया अपने माता पिता को देख लेती है और तभी प्रीति और रितिका के ससुराल वाले भी वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि मुंगेरी लाल ने उन्हें भी वहाँ पर बुलाया हुआ था। माँ, बाबा, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मकान तुम लोगों का बन रहा है? अरे मुझे नहीं पता था प्रिया बेटी, वरना मैं यहाँ काम करने नहीं आता और ना ही तेरी माँ। भाई ये सब क्या माजरा है विभूतिलाल जी? भाई आप तो किसान है ना, फिर यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहे हो? विभूतिलाल के आंसू निकल पड़ते हैं। वो और उनकी पत्नी दोनों ने सारी बात उन लोगों को बता दी, जिसे सुनकर तीनों बहनें रोने लगती हैं। आप लोग इतने दुख और तकलीफ में थे, आपने हमें बताया भी नहीं, घर आने पर एहसास भी नहीं होने दिया। हम लोग अपने ससुराल में कितने मजे कर रहे थे और आप दोनों इस तरह मजदूरी कर रहे थे, हमें क्यों नहीं बताया माँ? भाई विभूतिलाल जी, आप इतना परेशान थे, हमें थोड़ी सी भी भनक नहीं पड़ने दी। गरीब आदमी क्या कर सकता है ऐसा? जिसके पास 3-3 बेटियां हों, उनकी शादी भी तो करनी थी। इतना पैसा था नहीं, इसलिए जमींदार के पास सारी जमीन गिरवी रख दी। पैसा भी तो चुकाना है, समझ नहीं आ रहा था तो कुछ तो काम करना ही था ना। तभी मुंगेरी लाल और रितिका के ससुर विभूतिलाल और उसकी पत्नी को गाड़ी में बैठाते हैं और सीधा जमींदार के पास पहुंचकर जितना पैसा उसका था ब्याज समेत उसे दे देते हैं और विभूतिलाल की जमीन छुड़ा लेते हैं। भाई आप किसान हैं और आप खेती करते हुए अच्छे लगते हैं, और हमारा रिश्तेदार इतना परेशान रहे और हम मजे से सोए, भाई ये तो इंसानियत नहीं हुई ना। हे, गरीब को क्या चाहिए कि उसकी बेटियां अच्छे घर में जाए? आप लोगों ने तो सचमुच में ये प्रमाणित भी कर दिया। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भुला सकता और खेती बाड़ी करके मैं आपका पैसा चुका दूंगा।